गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संविधान की समझ एपिसोड 26 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो संविधान की समझ स्टार्ट की है उसके मूल अधिकार के चैप्टर को हमने पढ़ना शुरू किया है और मूल अधिकार के चैप्टर में अनुच्छेद 14 से 18 तक यानी कि समानता के अधिकार को हमने अभी पकड़ा है। जो 14 से 18 तक होगा उस पर 14, 15, 16, 17, 16 तक है। 16 में ही हम लोग ने आया था। आपको आरक्षण के मुद्दे पर मैंने एक लंबी चौड़ी बहस कर दी है। कैसे आर्टिकल 16 में नियोजन में आरक्षण दिया जाता है और कैसे 15 में सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं 15(5), 15(4) में। इन बातों को भी बता दिया है। 103वां संविधान संशोधन का भी बता दिया 2019 में हाल ही में आया था, जो 10% आरक्षण के लिए है। आज थोड़ी सी बात और बच गई है, जो रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स यानी व्यवहारिक जीवन में यानी व्यवहारिक पॉलिटिक्स क्या चल रही है भारत की राजनीति में आरक्षण को लेकर। इस विषय पर थोड़ी चर्चा अभी बाकी है। देखिए, आरक्षण की जो संकल्पना है वो सामाजिक न्याय से संबंधित है। आरक्षण सामाजिक लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप में प्राप्त करने का एक माध्यम है, क्योंकि समाज में किसी भी समूह की स्थिति यदि वंचित वर्ग की है तो यह समूह के साथ ऐतिहासिक रूप में हो रहे भेदभाव को दर्शाती है। कोई वंचित है आज यदि इस समाज में, इसका मतलब क्या है कि जब इतिहास में हमने साथ साथ विकास किया है तो वंचित वर्ग यानी जो समूह को बाकी वर्गों के द्वारा दबाया गया हो वही तो वंचित है ना। तो यदि कोई ऐतिहासिक कोई प्रताड़ना सहा है तो उसको उत्थान के लिए वर्तमान पीढ़ी को कुछ ना कुछ तो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको उठाएंगे, वरना समानता कैसे स्थापित कर देंगे। और बिना समानता का एक समृद्ध समाज कभी बन ही नहीं सकता है, एक शांतिपूर्ण समाज कभी बन ही नहीं सकता है। आपको यदि एक समृद्ध भारत चाहिए, आपको यदि एक संपन्न भारत चाहिए और आपको यदि एक शांतिपूर्ण भारत चाहिए तो आपको वंचित वर्गों को भी समानता दिलाना होगा, उन्हें भी ऊपर चढ़ाना होगा। तो यदि किसी समूह की स्थिति वंचित वर्ग की है तो इसकी स्थिति को सुधारने का दायित्व भी तो अपर कास्ट को जाएगा ना, वर्तमान पीढ़ी को है। वर्तमान पीढ़ी को उसके साथ किए गए भेदभाव की भरपाई करनी चाहिए। यही तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो संविधान बनाने वालों का था। इट इज तो डाइवर्स इशू। ये बहुत ही विवादित मुद्दा है और ये बहुत विविध मुद्दा है। द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास इज इम्पोर्टेंस, यानी जो डिप्रेस्ड क्लास है, वंचित वर्ग है, उसका उत्थान बहुत महत्वपूर्ण है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए लॉन्ग एरा शुड एबॉलिश, यानी जो आदि काल से जो उनके साथ शोषण होता आया है वो जनरली खत्म होना चाहिए। बट रिजर्वेशन इज नॉट ए मीन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रिजर्वेशन कोई आरक्षण कोई नौकरी का गारंटी नहीं हो सकता है। आरक्षण रोजगार प्रदान करने का माध्यम नहीं हो सकता है। हाँ, आरक्षण सामाजिक समानता दिलाने का एक माध्यम हो सकता है। समकालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग नज़र डालेंगे तो विरोधाभासी प्रवृत्ति देखी जा सकती है, जिसमें आरक्षण का लाभ जो तथाकथित उच्च वर्ग हैं वे भी लेने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ले भी रहे हैं। अब तो 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो अभी धीरे धीरे इसको क्या करना है, सोच रहे हैं कि लोग रोजगार का माध्यम बना। लेकिन जब शुरू में था तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो डिप्रेस्ड क्लास था उसके उत्थान के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी। और धीरे धीरे जब ये लोग समृद्ध होना शुरू करेंगे तो इस आरक्षण के प्रावधान को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। यही शुरू में कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी क्या है, वहाँ धीरे धीरे जाति जुड़ते जा रही हैं। इसमें राजनीति जब शुरू हुई 1990 के आसपास, जब मंडल कमीशन आया, उन्होंने ओबीसी को आरक्षण 27% दे दिया, 52% लोगों को 27% आरक्षण मिला। एसटीएससी को पहले से ही था। फिर ये ओबीसी में अभी तक लगभग 130 तक जातियां जुड़ी जा चुकी हैं। इसमें धीरे धीरे और जातियां शामिल की जा रही हैं। यानी आरक्षण को ऐसा विवादित बना दिया गया है कि अब इसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ऐसे में एक उपाय इन लोग निकाला है कि आरक्षण को हम लोग
सबको लिए लागू कर देते हैं। बात वैसी ही है, मान लीजिए कि सबको पता है कि बिल्ली आके दूध चट कर जाती है, लेकिन बिल्ली की गला में घंटी बांधेगा कौन? मुद्दा तो यही है। सबको पता है कि रिजर्वेशन से अस्थायी समाधान नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ वर्ग को अपलिफ्ट कर किया जा सकता है, उत्थान किया जा सकता है, लेकिन ये अस्थायी समाधान नहीं होगा। ये विवादित हमेशा बनते रहेगा। अब देखिए, यहाँ पॉलिटिक्स शुरू हो गई। 10% आरक्षण उच्च वर्ग को दे दिया गया, तो अब नीचे वाला वर्ग बोलेगा कि उन्हें क्या आरक्षण मिलेगा भाई। अब वो 10% आरक्षण यहाँ 8.5 लाख का उसका जो क्रीमी लेयर, उन लोगों का क्रीमी लेयर तो नहीं कहेंगे, इकोनॉमिक वेकर सेक्शन का जो बॉर्डर पॉइंट बनाया है उन लोग 8 लाख का बनाया है। 8 लाख यानी जिसका मंथली 50-60 हज़ार से ऊपर का वेतन हो, तब भी वो 8 लाख नहीं क्रॉस करता है, तो यानी सबको तो मिल जाएगा आरक्षण। और वो है 9%, 10% वर्ग है उच्च वर्ग, उसको 10% आरक्षण देंगे तो 100% आरक्षण हो गया उन लोग के लिए। तो अब तो सीधा सा बात है कि ये इसमें सामाजिक विषमता बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो इसका अस्थायी सोल्यूशन निकालने पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन उसका करेगा कौन? अब इसे रोजगार का माध्यम बना लिया गया है। यदि समाज में किसी की स्थिति आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की है तो उनके लिए शासन प्रणाली में अनेक उपाय हैं। इसका जरूरी नहीं है कि उसे आरक्षण ही दिया जाए, कुछ और उपाय करके उसे आगे बढ़ाया जाए। और आरक्षण ऐसे भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 50% आरक्षण निर्धारित की जा चुकी है, लेकिन 50% आरक्षण को भी क्रॉस किया गया है। तो ये मुद्दा बहुत विवादित है, इसमें पॉलिटिक्स बहुत भयंकर तरीके से शुरू हुई है। और अब जो वर्ग है, देखिए, इसको ख़त्म करना है तो आरक्षण के लाभार्थी वर्गों को, जिसे जो सक्षम है उन्हें आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। ये सब्सिडी जैसा है, इसे धीरे धीरे जो सक्षम है उन्हें आरक्षण छोड़ना पड़ेगा, तभी वो नीचे के वर्ग वाले उठेंगे। लेकिन सच बात यह है कि कोई भी अपने से कम वाले वर्ग को चढ़ने नहीं देना चाहता है, और ये बहुत विवादित मुद्दा है। ये इतना बड़ा फिलोसफी है जो सहज ही कोई आदमी स्वीकार करता ही नहीं है कि कोई आगे बढ़े, बट करना तो है। अब राजनीतिक आधार पर आरक्षण के लिए आंदोलन, अब कई सारे, बट रिजर्वेशन इज नॉट ए मीन ऑफ इम्प्लीमेंट इट इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। हाँ, ये सामाजिक न्याय का एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, यंत्र हो सकता है, बट आप इम्प्लीमेंट किसी को नहीं मिल रहा तो आप कहेंगे कि आपको। अब कई क्षेत्रों में ये जो आरक्षण है उसका आरक्षण की मांग अभी उठ रही है। जैसे गुजरात में पटेल आंदोलन, हरियाणा में जाट आंदोलन, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन, ये आरक्षण के मुद्दा को लेकर उठा रहे हैं। लगातार नेता इसे अपना राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और इस बात को उछाल रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल होगा आगे चल करके। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं, द अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी आर्टिकल 16(5). ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 में। ये अपवाद है, अवसर की समानता में अपवाद है। और ये अपवाद इसलिए है कि ये जो आर्टिकल 16(5) है, इसमें कहता है कि कोई जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कोई बहाली होगा, नौकरी होगा, तो उसे इस बात की थोड़ी आज़ादी होगी कि वे अपने क्षेत्र के, यानी अपने कम्युनिटी के लोगों को पहले बहाल करे, प्राथमिकता दे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसमें अब हिंदू है तो उसमें हिंदू संस्थान ही है, और उसमें हिंदू लोगों को यदि थोड़ा प्राथमिकता दे तो वो मान्य होगा। वैसे ही माइनॉरिटी का भी है, माइनॉरिटी संस्थान में कोई मान्यता देगा तो वो मान्य होगा उन लोगों के लिए। तो ये उन लोग का एक्सेप्शन है। अब बात है आर्टिकल 17, बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की समाप्ति का। सदियों से भारत छुआछूत की ये जो छुआछूत की विरासत है इसको झेल रहा है। ये एक बुरा प्रथा है, इसे झेल रहा है। अभी भी लोग जो है स्कूल में आप देखते होंगे कि जो एससी टीचर है उसके लिए अलग व्यवस्था रहती है, उसके अलग पानी पीने की व्यवस्था रहती है, उसके जो हरिजन बच्चे हैं उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था भी हो सकती है। और ये छुआछूत की ये जो वर्ण व्यवस्था है वैदिक काल से शुरू हुई है। लगभग आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर अभी चलती आ रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। अब समाज में शुरू में जब वेद बना तो उसमें 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग खुद को श्रेष्ठ कहने लगे। क्षत्रियों को कहा गया कि आप जो है राजा की रक्षा करेंगे और आप सैनिक बनेंगे, ये क्षत्रिय लोगों का काम था।
तीसरा था वैश्य यानी जो इनकी सेवा करेंगे और मेहनत करेंगे, जो खेती मजदूरी ये सब करेंगे। और उसके बाद था क्षुद्र, जो मरे हुए जानवर खाएंगे, है ना, मरे हुए जानवर को दफनाना, मूसक प्रजाति, हरिजन वगैरह, ये सब में क्षुद्र में लाया गया इस समय इनको जो वर्ण व्यवस्था। लेकिन ये तो मानव के द्वारा बनाया गया है, तो मानव के द्वारा बनाया गया है तो किसे इसे भगवान का दिया हुआ कैसे मान सकते हैं। वेद में जैसे लिखा हुआ है, आप यदि कोई मनुस्मृति वगैरह का अध्ययन करेंगे, हमारे ऑप्शनल क्लासेस में पहले होती थी तो हमने थोड़ा दिखा था, उसमें महिलाओं को लेकर बहुत ही विवादित टिप्पणियाँ की गई हैं। आपको वर्ण व्यवस्था को लेकर बहुत वर्ण व्यवस्था को वहाँ जायज़ ठहराया जाने का प्रयास किया गया है। लेकिन ये तो असमानता को बनाए रखने का एक यंत्र हो गया ना, तो असमानता को बनाए रखेंगे आप वेदों का हवाला देकर वर्ण व्यवस्था को बनाए रखेंगे तो इसमें तो एक्सप्लॉयटेशन होते रहेगा, डिप्रेस्ड क्लास और भी वंचित होते रहेंगी, महिलाओं का शोषण होते रहेगा, बच्चों का शोषण होते रहेगा, SC ST जो हमेशा दबे कुचले वर्ग अभी भी विद्यमान है और विद्यमान रहेंगे भी, ये व्यवस्था चलती रहेगी। तो इसको हमारे संविधानकर्ता लोगों ने ये फैसला किया कि ये आर्टिकल 16 एक इंट्रोड्यूस किया जाए और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की समाप्ति को लेकर भी प्रावधान किया जाए। तो आर्टिकल 17 में है कि छुआछूत हमेशा, छुआछूत कभी भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और ये अस्पृश्यता कभी भी मान्य नहीं होगी और इसे दंडनीय अपराध होगा। तो आर्टिकल 17 की वो बात है। और इसमें रोल ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आप जानते हैं ड्राफ्ट कमीशन के अध्यक्ष थे हमारे ड्राफ्ट कमेटी के संविधान सभा में, और बाबा साहब अम्बेडकर कई आंदोलन चलाए थे, जैसे मंदिर प्रवेश का आंदोलन, है ना। ये ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ बड़ी प्रखर होकर बोलते थे, बड़े विद्वान थे, 2 विषयों में PhD कर रखी थी विदेशों से, और संविधान के अच्छे खासे जानकार थे, संविधानवादी व्यक्ति थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में विश्वास करते थे, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता, समानता में इनका अटूट विश्वास था, बंधुता में अटूट विश्वास था। और ये चाहते थे कि किसी भी हाल में यदि हम राजनीतिक अधिकार नहीं देंगे डिप्रेस्ड क्लास को तो वो कभी भी समानता नहीं आ सकेगा। आर्थिक समानता लाने के लिए पहले राजनीतिक समानता देनी होगी और इन्होंने ही प्रावधान करने पर इतना जोर दिया था। अब ज्योतिबा फुले का योगदान को नहीं भूल सकते हैं, इनका योगदान बहुत ही इसका बोलेंगे अतुलनीय है। ये सबसे पहले महिलाओं के लिए एक अलग स्कूल खोलने का इनका श्रेय जाता है। इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ही नेक कार्य किए हैं, डिप्रेस्ड क्लास के लिए बहुत नेक कार्य किए हैं, तो इनको हमारे लड़ाई में मान सकते हैं भागीदार। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी जो टाइटल हैं उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहते हैं इसे उपाधियों का अंत। जैसे आप अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते हैं, कोई भी आपको यदि उपाधि जैसे होता है ना, आजकल तो ये भी प्रावधान है कि श्री, श्रीमती ये भी नहीं लगाइए कहता है, हम लोग लगा देते हैं, ये कानून तो सीधे नाम लिखिए वैसे कहता है। वैसे ही कोई भी यदि आपको कोई उपाधि मिलती है कहीं से तो उसको अपने नाम में प्रयोग मत करिए। हाँ, शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर, जैसे होता है ना कि आप कोई PhD कर लिए तो उसको डॉक्टर, आप जैसे मुकेश हैं तो डॉक्टर मुकेश कुमार ऐसा लिख दिया तो चलेगा, क्योंकि ये शैक्षणिक उपाधि है, शैक्षणिक उपाधियों को लिया जा सकता है। 18(1) में क्या कहता है, नो टाइटल्स नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट, यानी कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा, बस खाली जो मिलिट्री टाइटल है, जैसे कोई जनरल मेजर है ना, जनरल है, कोई उसको अर्जुन पुरस्कार आदि से जो नवाजा गया उसे पुरस्कार कहेंगे, उसे उपाधि नहीं कहेंगे। और एकेडमिक डिस्टिंक्शन को छोड़कर कोई एकेडमिक डिस्टिंक्शन के कारण, यानी उसको उसकी एक्सपर्टीज के कारण उसे यदि मिलता है कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर उपाधि की ली है, तो उसे भी दिया जाएगा। ये आर्टिकल 18(1) में है। 18(2) में नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, यानी कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी से कोई उपाधि नहीं लेगा। और उपाधि लेना है तो आपको राष्ट्रपति से हमारे भारत के राष्ट्रपति से क्या करना होगा, सलाह लेनी होगी, उनकी सहमति लेनी होगी, तभी आप कहीं से उपाधि ले सकते हैं। कोई भारत का
व्यक्ति जाके बाहर से कोई उपाधि लेगा तो ये भी नहीं चलेगा, आप बिना परमिशन के नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 18(3) में क्या कहता है, नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक नहीं है, व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट, जो विदेशी नागरिक भारत के किसी ऑफिस में, भारत के किसी कार्यालय में, भारत में किसी जगह काम करता है, एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, तो वो भारत के क्षेत्र में कहीं कार्य करता है तो बाहर से जो उसे कुछ उपाधि लेनी होगी तो भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनसे कंसेंट करना होगा, उनसे सहमति लेनी होगी, वरना आप नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 18(4) ये आर्टिकल 18(4) नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट सेल विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेन स्टेट, यानी जो भारत का कोई भी नागरिक होगा वो, या कोई संस्थान होगा, वो किसी बाहरी संस्थान या बाहरी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है जब तक कि भारत के राष्ट्रपति की आपको अनुमति नहीं मिल जाती। तो ये लगभग वही 18(1) की बात है। तो आज हम आपको आर्टिकल 18 पूरा क्लियर करा के जा रहे हैं। तो आर्टिकल 18 में फिर से आप जान लीजिए, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत के बारे में दिया गया है। 18(1) में कहता है कि भाई आप शैक्षणिक संस्थान की उपाधियों को नहीं गिन सकते हैं, या कोई मिलिट्री एक्सीलेंसी काम किया है उसकी उपाधियों को आप इसमें नहीं जोड़ेंगे। बाद बाकी जैसे कोई भी उपाधि होगी वो उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और उसके बाद नो सिटीजन ऑफ इंडिया सेल एनी टाइटल्स फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, और कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो विदेश से नहीं ले सकता है उपाधि। और इसी बात को वहाँ आगे जाके 18(4) में कहा कि आप विदेश से ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ले सकते हैं। 18(3) में कहता है नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन, जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन इंडिया में काम करता है, कोई इंडियन का कोई भी प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट या कोई संस्थान में काम करता है अंडर द स्टेट, हमारे राज्य के अंतर्गत, एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके अनुमति के बगैर आप यहाँ के संस्थानों से भी आप जो उपाधि है वो नहीं ले सकते हैं, आप यदि विदेशी नागरिक हैं तो। और 18(4) में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर स्टेट, जो कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक भारत का राज्य के अंतर्गत नौकरी करता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी इमोलेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, आप कोई भी माने विदेशी से चाहे भारत से कोई भी उपाधि नहीं लेंगे। तो ये आर्टिकल 18 का कहता है, यानी उपाधि नहीं, अस्पृश्यता नहीं। 14 में हमने आपको बताया था, आर्टिकल जब 14 आया था हमने बताया था कि समानता का अधिकार। 15 में आया था कि सामाजिक समानता। इसमें 2 प्रकार की थी ना, एक था कानून के समक्ष समानता, एक कानून का समान संरक्षण, और ये 15 में सामाजिक समानता, 16 में आपको नियोजन में समानता, और 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का अंत। ये लगभग हमने यह आर्टिकल पहला खंड यानी 14 से 18 तक ख़त्म कर दिया है। अब जब आगे आएंगे तो आर्टिकल 19 या फिर यानी स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 में होगा, तो अब बहुत इम्पोर्टेंट, अभी सबसे इम्पोर्टेंट यही तो विवाद है, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है ना, जो भी मूल अधिकार है, यही मूल अधिकार है एक्चुअली, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको लेकर हम अगले खंड में आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द टॉपिक आर्टिकल 19, दैट इज स्वतंत्रता का अधिकार यानी द राइट्स ऑफ फ्रीडम। तो संविधान की समझ देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।